नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में सीएम के कार्यक्रम में क्यों हुआ विवाद, सैनी समाज के बड़े नेताओं ने क्यों कहा कि मैं आत्महत्या कर सकता हूं। वहीं हरियाणा में एक रहस्यमयी मामला आया सामने, किसान के घर अपने आप अचानक क्यों लग जाती है आग। हरियाणा के शिक्षा मंत्री को क्यों होना पड़ा क्वारंटाइन, अचानक मनोहर खट्टर भी क्यों पहुंचे मंत्री के पास। वहीं हरियाणा में बदमाशों के साथ कैसे बनी बहुत भुंडी, पतासों के भड़ा में कैसे खाई कपास। आज हम आपको बताएंगे 53 करोड़ रुपए में ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले को कैसे पड़े जूते। वहीं 31 साल की उम्र में शादी करने वाले दूल्हे के अचानक कैसे आए बुरे दिन। आज हम आपको बताएंगे कि अब 3 बच्चे पैदा करना क्यों होगा जरूरी, मोहन भागवत ने अचानक क्यों बढ़ाई चिंता। वहीं आज हम आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक कैसे बढ़ाई दुनिया की मुश्किलें। वहीं महिला प्रोफेसर के मामले ने क्यों पकड़ा तूल, यूनिवर्सिटी पर क्यों लगाए उत्पीड़न के आरोप। देश भर में एक बार फिर हो सकता है बड़ा किसान आंदोलन। आज हम आपको बताएंगे इस बार क्या अलग बनाई है किसानों ने सरकार को घेरने की रणनीति। वहीं हरियाणा में जमीन का अजीबोगरीब मामला आया सामने, बताएंगे सीएम दरबार ने क्या किया, उसके बाद बड़ा ऐलान। वहीं कल हरियाणा को मिलेगी अनेक बड़ी सौगात, एक दिन के लिए उठानी पड़ेगी भारी समस्याएं भी। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के बेरोजगार से जुड़ी बड़ी खबर में अब नौकरी के लिए अलग से कैसे होगा आरक्षण। आज हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल नाटक करने के कैसे हैं किंग, बताएंगे सच्चाई। वहीं बड़े खबरों में आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में खाप में क्यों हुआ बड़ा बवाल। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए अब बात करते हैं हरियाणा में सीएम नायब सैनी के प्रोग्राम में क्यों हुआ विवाद। जी हां, हरियाणा के कैथल में रविवार को महाराजा सूर सैनी जयंती मनाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहां उन्होंने सैनी समाज को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस राशि को कैथल में कहां लगाना है ये सैनी समाज खुद तय करे। प्रोग्राम के बाद सैनी समाज के नेता और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पालाराम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मुझे कार्यक्रम में स्टेज से नीचे उतार दिया। इस अपमान के बाद मैं इतना डिप्रेशन में हूं कि रात को सुसाइड भी कर सकता हूं। इस प्रोग्राम के लिए मैंने 2.25 लाख रुपए का चंदा दिया था, फिर भी मुझे मंच पर जगह नहीं दी गई। इस प्रोग्राम का आयोजन कैथल शहर के सैनी समाज के लोगों ने किया था, जबकि इस पर जींद के जवार सैनी व उनके साथियों ने कब्जा कर लिया। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे साथ सैनी समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों को बेइज्जत किया गया। कुछ लोगों ने महाराजा सूर सैनी जयंती समारोह को बेचकर सीएम का अभिनंदन समारोह बना दिया। बड़ी खबरों में आइए अब बात करते हैं हरियाणा में किसान के घर अचानक कैसे लग जाती है आग। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में किसान परिवार आग से परेशान है। उनके घर में किसी भी समय आग लग जाती है। यह आग कभी पर्दे जला देती है, कभी गद्दे और कभी सोफे को तबाह कर देती है। काफी कोशिशों के बावजूद भी परिवार को बार बार आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। इतना ही नहीं, गांव के ही अन्य लोगों का भी कहना है कि किसान के घर में उनके सामने भी आग लगी है, लेकिन इस आग का कोई कारण नहीं देखता। लोगों ने इस घटना को प्रेत बाधा से जोड़कर भी देखना शुरू कर दिया है। लोग उनकी भैंसों का दूध नहीं ले रहे, गोबर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। परेशान होकर परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर दुर्घटनाओं का कारण जानने के लिए फोरेंसिक टीम भेजने की बात कही है। यह घटनाएं सोनीपत के खरखोदा ब्लॉक के गांव फरमाना में रहने वाले किसान हरि सिंह के घर में हो रही है। किसान का घर लुजरान पाना में गर्ल्स स्कूल के पास है। मकान मालिक हरिकिशन ने बताया कि 7-8 दिन से घर को ग्रहण लग गया है। रोजाना आग लगने की घटनाएं हो रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री से अचानक क्यों मिलने पहुंचे मनोहर खट्टर। जी हां, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को 4 दिन से तेज बुखार आया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें वायरल बुखार है। डॉक्टरों की विशेष निगरानी में वह पिछले 4 दिनों से पानीपत स्थित एलडीगो सोसाइटी में आवास पर ही क्वारंटाइन है।
5वें दिन उनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें अभी और रेस्ट करने की सलाह दी है। कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर महिपाल ढांडा के आवास पर पहुंचे। यहां करीब आधा घंटे तक उन्होंने महिपाल ढांडा का हालचाल जाना। इसके बाद खट्टर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का स्वास्थ्य 5 दिन पहले पंचकुला में बिगड़ा था। वह पंचकुला के सेक्टर 12 स्थित सार्थक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहां निरीक्षण करने के तुरंत बाद जब वे चलने लगे तो उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसके बाद मंत्री को उल्टियां आने लगी और उसके तुरंत बाद उन्हें बुखार हो गया। आइए बात करते हैं हरियाणा के बदमाशों के साथ कैसे बनी भुंडी, पतासों के भला में कैसे खाई कपास, ये कहावत कैसे सार्थक सिद्ध साबित हुई। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने राहगीर की जगह गलती से पुलिस की ही गाड़ी को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस के ड्राइवर के गले पर चाकू रख दिया और एएसआई पर पिस्टल तान दी और कहा कि गाड़ी खाली करो और यहाँ से चले जाओ, ऐसा न किया तो गोली मार देंगे। इस दौरान बाकी 3 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। रोचक बात यह थी कि रोहतक पुलिस इन्हीं बदमाशों को ढूंढते हुए वहां पहुंची थी। जब बदमाशों ने पिस्तौल तानी तो पुलिस कर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए उससे पिस्टल छीनकर उल्टा उन्हीं पर तान दी, जिसके बाद वहां मौजूद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ रोहतक के आईएमटी पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। ये बात करते हैं 53 करोड़ रुपए में ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले को कैसे पड़े जूते। जी हाँ, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो दावा कर रहा था कि वह महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक कर सकता है। उसने नेताओं को ऑफर भी दिया था कि 53 करोड़ देने पर 63 सीटों की ईवीएम वो हैक कर देगा। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईवीएम हैक करने के दावे बिल्कुल निराधार व झूठे और अप्रमाणित है। इसी वजह से इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कहीं न कहीं ईवीएम को हैक करने वाले को अब जूते पड़ने लाजमी है। आइए बात करते हैं 31 साल के दूल्हे की आखिरकार क्यों लौटी बेरंग बारात। जी हाँ, हरियाणा के जींद जिले में आई बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। यहाँ एक गांव में 12.5 साल की लड़की की शादी करवाई जा रही थी, जिसे बाल विवाह निषेध की टीम ने रुकवा दिया। किशोरी की 31 साल के युवक से शादी कराई जा रही थी जो उससे 19 साल बड़ा था। बाल विवाह निषेध की टीम ने परिजनों को चेतावनी दी कि लड़की के बालिग होने तक उसकी शादी न करवाई जाए। इस विवाह की सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को मिली थी। उन्हें बताया गया था कि करनाल जिले से बारात आई हुई है। इस मामले पर एक्शन लेते हुए सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान फौरन मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची टीम द्वारा लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजन टाल मटोल करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने टीम से यहाँ तक कहा कि यहाँ कोई शादी हो ही नहीं रही है। मौके पर जब कुछ मौजूद व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग 2 घंटे के बाद जन्म से जुड़े सबूत दिखाए गए, जिससे खुलासा हुआ कि लड़की की उम्र अभी 12.5 साल है और बेचारा 31 साल का दूल्हा बगैर दुल्हन को लिए ही बेरंग लौट गया। आइए बात करते हैं उस बयान की जिसमें कहा गया है भारतवासी 3 बच्चे पैदा जरूर करें। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में कमी को चिंता का विषय बताया। भागवत ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। यह संख्या इसलिए जरूरी है ताकि समाज जिंदा रहे। देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 में तय की गई थी। इसके अनुसार अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। भागवत नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में एक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, कुटुंब समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है, इसलिए हर समाज को, हर व्यक्ति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि पूरे देश का भला हो सके और समाज नष्ट होने से बच सके।
आइए बात करते हैं प्रोफेसर मोनिका की, जो पिछले 40 दिन से धरने पर बैठी हुई है। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में कानून विभाग की पूर्व डीन प्रोफेसर मोनिका अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। आज उनके धरने का 46वां दिन है। प्रोफेसर मोनिका मलिक ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो आमरण अनशन करूंगी। दरअसल प्रोफेसर मोनिका मलिक का केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा कथित उत्पीड़न के विरोध में धरना दे रही है। उनका धरना लगातार 40वें दिन भी जारी रहा। कॉमन काज के लिए काम करने वाली संस्था जन संघर्ष मंच हरियाणा चैप्टर के सदस्यों ने भी धरने पर बैठकर इस धरने का समर्थन दिया। प्रोफेसर मोनिका ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी द्वारा उनका कार्यस्थल पर लगातार उत्पीड़न किया गया और विरोध करने पर झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 में नए कुलपति के आने के बाद से वह उत्पीड़न का शिकार है। उन्होंने इस बारे में कई सतर की शिकायतें की, लेकिन अब तक उनका कोई ठोस कार्रवाई उस मामले में नहीं हुई। प्रोफेसर मोनिका ने राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सहित कई अधिकारियों से इस संदर्भ में शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। आइए बात करते हैं देश भर में होने जा रहे एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की। जी हाँ, शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने इसका खुलासा किया। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि 6 दिसंबर को किसान पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। किसानों का नेतृत्व कर रहे नेता मरजीवड़ो मरने को तैयार के जत्थों के तौर पर पहली पंक्ति में चलेंगे। उनके पीछे अन्य किसान आएंगे। जहां रात होगी किसान वहीं सड़क पर ही डेरा डालेंगे। सुबह होते ही फिर से दिल्ली की ओर चलना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आया है कि अगर किसान पैदल जाते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में हम आशा करते हैं कि वे अपने बयानों पर कायम रहेंगे। पंधेर ने कहा कि किसान अपने साथ जरूरी सामान लेकर जाएंगे। पहला पड़ाव जग्गी सिटी अंबाला में डालेंगे। इसके बाद मोहड़ा मंडी, खानपुर, जट्टा के और पिपली में किसानों का जत्था पहुंचेगा। सभी किसान रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पंधेर ने कहा कि 18 फरवरी के बाद सरकार की किसानों से बातचीत बंद की गई है। भाजपा प्रवक्ता सिर्फ मीडिया में ही बातें कर रहे हैं। असलियत यह है कि खुद पीयूष गोयल कह चुके हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं, जबकि किसान एमएसपी कानून चाहते हैं। इस आंदोलन को देखकर ऐसे लगता है कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो एक बार फिर देश भर में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हो सकता है। आइए बात करते हैं सरकारी जमीन को लेकर हुए विवाद की। जी हाँ, हरियाणा में भिवानी जिले के लोहारू के रेवेन्यू रिकॉर्ड का कथित कबालों के कारण बुरा हाल है। कोई भी व्यक्ति कहीं से आकर जमीन, मकान, दुकान पर अपना हक जताने लगता है। इसी प्रकार का मामला लोहारू का हाट कही जाने वाली बेशकीमती जमीन का है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस जमीन को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, जो लोहारू के लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसी मामले को लेकर लोहारू के सब्जी मंडी के व्यापारी सीएम नायब सिंह सैनी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंच गए और इस विवादित जमीन के बारे में सीएम को लिखित शिकायत देकर अवगत करवाया। साथ ही मामले में हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए राजस्व मंत्री विपुल गोयल व राज्यपाल को पत्र लिखकर भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। बता दें कि 27 नवंबर को अदालत आदेश के बाद कथित विवादित जमीन पर कब्जा कार्रवाई होनी थी, लेकिन काबिज लोगों के विरोध के चलते और कोर्ट के कर्मचारी की छुट्टी के चलते प्रशासन को बेरंग लौटना पड़ा था। कल हरियाणा को मिल सकती है बहुत बड़ी सौगातें और वहीं क्या हो सकती है परेशानी। जी हां, हरियाणा में 2 और 3 दिसंबर 2024 को वीवीआईपी मूवमेंट के चलते शहर के कई मुख्य मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इन दिनों विशेष समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और असुविधा से बचें। दोनों दिन पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन रहेगा। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में आ रहे हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं एलआईसी के अलावा बहुत सारी अनेक घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और हरियाणा को
बहुत बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। आइए बात करते हैं बेरोजगार से जुड़ी खबर की और आरक्षण का क्या कुछ है फंडा। जी हाँ, जींद में ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अलग से वर्गीकरण की मांग की है। इसे लेकर भिवानी बाईपास चौक के नर्सिंग कॉलेज में अभिनंदन समारोह हुआ, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कैसन मिड्डा ने शिरकत की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के हितों की आवाज को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरिराम दीक्षित ने कहा कि 2007 में आर्थिक आधार पर आरक्षण पाने के लिए आवाज उठाई थी। कड़े संघर्ष के बाद 2013 में प्रदेश में कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने आर्थिक आधार यानी ईबीपीजी पर ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूतों को आरक्षण दिया था। उन्होंने कहा कि 2020 में जब केंद्र की भाजपा सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया तो उस समय हरियाणा में दिए जा रहे आर्थिक आधार पर आरक्षण को बैन कर दिया गया। इसके कारण सैकड़ों युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई। इसलिए अब सरकार से वर्गीकरण की मांग करते हुए ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूत के लिए अलग से 5% आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की गई। आइए बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। हम आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की थी। उसके बाद बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए उसी खबर के ऊपर चर्चा करते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए तरल पदार्थ पर कहा है, अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग है। जिस तरह से उन्होंने इस समय दिल्ली का विश्वास खो दिया है, वह कोई भी नाटक कर सकते हैं और जांच चल रही है। मुझे एक और डर है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, अपने आसपास गोलियां भी चलवा सकते हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से सावधान रहना चाहिए। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनेताओं का एक दूसरे के ऊपर वार, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। आइए बात करते हैं खाप चुनाव में हुए बवाल की। जी हाँ, हरियाणा के चरखी दादरी में स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप की एक महापंचायत हुई। खाप का प्रधान चुनने को लेकर महापंचायत में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। करीब 2 घंटे के मंथन के बाद खाप के वर्तमान सचिव सुरेश फोगाट को प्रधान चुना गया। नवनियुक्त प्रधान ने बाबा स्वामी दयाल धाम की प्रतिमा के समक्ष माथा टेका। खाप के मोजिज लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और नई जिम्मेदारी सौंपी। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले फोगाट खाप के तत्कालीन प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने दादरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की थी। इसके चलते उस समय उन्होंने फोगाट खाप 19 की प्रधानी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब नवनियुक्त प्रधान के चुनाव के समय जिस प्रकार से जमकर बवाल हुआ, जिस प्रकार से लगातार तनातन ही रही, उससे एक बात तो साफ है कि लगातार खाप पंचायतों में भी विवाद बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का उन पर से विश्वास उठता जा रहा है। आइए बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे बढ़ाई पूरी दुनिया की चिंता। जी हाँ, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए BRICS देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में BRICS देशों के ट्रेड करने पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि वो ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और न ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के बारे में भूल जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, ट्रेड के लिए डॉलर की जगह दूसरी करेंसी के इस्तेमाल की कोई जगह नहीं है। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उसे अमेरिका को भूल जाना चाहिए। ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन समेत 9 देश शामिल है। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।